जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों, अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो क्लास होगी वो भौतिक विज्ञान की क्लास होगी और इस क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप गति के बारे में। आज की ये क्लास जो होगी प्रक्षेप गति की, इस क्लास में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारे प्रीवियस एग्जाम से पूछे गए हैं। प्रक्षेप गति के जो भी कॉन्सेप्ट थे, जो भी फार्मूले थे, मैंने आपको पिछली क्लास में करा दिया था। तो अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए, आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप क्लास से जुड़ गए हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी क्लास से जुड़ जाएँ, उनका भी फ़ायदा हो पाए। दोस्तों, आपके जीके जीएस की क्लास रेगुलर चल रही है, आपके साइंस की क्लास रेगुलर चल रही है, फिजिक्स, मैथ, जनरल एप्टीट्यूड और हिंदी की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। तो अगर आप चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभी चैनल पर आप नहीं जुड़ पाए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोज़ नई नई वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, बिना देर किए शुरू करते हैं। और मैं बार बार आपसे कहूँगा कि अगली जानकारी लेने के लिए पिछली जानकारी को होना बहुत ही आवश्यक है। तो आज की क्लास को देखने से पहले आप पिछली क्लास ज़रूर देखें। अगर आप पहले से देख चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और यहाँ पर मैंने 5 क्वेश्चंस पहले ही टाइप कर दिया है, तो आइए इनको हम लोग डिस्कस करते हैं। सवाल नंबर 1 कह रहा है कि एक छत से एक गेंद को किक किया जाता है। किक करना मतलब जानते हैं ना, ऐसे पैर से मारना। तो किक किया जाता है तो गेंद पर लगने वाले क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर त्वरण का मान होगा। यहाँ पर आपसे त्वरण पूछ रहा है, छत पर गेंद रखी है और आप क्या करें, छत से गेंद को हिट करते हैं, किक करते हैं, तो आपसे पूछ रहा है कि त्वरण क्या होगा। तो भैया जब गेंद को आप हिट करेंगे, जैसे मान लो ये छत है और यहाँ पर एक गेंद रखी है, जब इसको हिट करेंगे तो गेंद पहले ऐसे जाएगी फिर जाके नीचे गिरेगी। तो जो क्षैतिज त्वरण होगा ना वो शून्य होगा। क्षैतिज त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। और हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जो त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये प्रामाणिक मान है। सीधी सी बात है, ऊपर से जब कोई चीज़ नीचे आएगी या नीचे से ऊपर जाएगी, जो त्वरण होगा वो गुरुत्वीय त्वरण में बदल जाता है। तो चीज़ जो गेंद है वो ऊपर से नीचे आ रही है, इसका मतलब त्वरण जो होगा वो पॉजिटिव होगा। और अधिकतम त्वरण कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर की बात कर रहा है, क्षैतिज तो 0 होगा और ऊर्ध्वाधर 9.8 होगा। तो ऑप्शन खोजिए कि कहाँ पर है। पहला है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 0, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये क्षैतिज है, ये ऊर्ध्वाधर है, तो क्षैतिज तो 0 होगा ना। तो दूसरे वाले में देखो क्षैतिज 0 है, दूसरा ऊर्ध्वाधर कितना है, 9.8 है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में। चलो भाई दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि प्रक्षेप गति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी राशि संरक्षित कंजर्व रहती है। संरक्षित रहती है मतलब बदलती नहीं है, हर बार वही वैल्यू आएगी, हर बार वही वैल्यू आएगी। तो भैया सीधी सी बात यह है कि जब कोई वस्तु प्रक्षेप गति करती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा लगातार बदलती रहती है, लेकिन जो टोटल ऊर्जा होती है वो फिक्स रहती है, वो एक ही रहती है, वो वैल्यू चेंज नहीं होती, वो संरक्षित रहती है। तो भैया देखो, यांत्रिक ऊर्जा जो होती है, मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के जोड़ के बराबर होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा की अगर आप बात करेंगे तो यांत्रिक ऊर्जा में गतिज ऊर्जा भी होती है और स्थितिज ऊर्जा भी होती है। अब यहाँ पर दूसरा स्थितिज है, तीसरा संवेग है, चौथा गतिज ऊर्जा है। संवेग चेंज होगी भैया, गतिज ऊर्जा भी बदलेगी, स्थितिज ऊर्जा भी बदलेगी, लेकिन जब कुल ऊर्जा की बात करेंगे, कुल ऊर्जा मतलब यांत्रिक ऊर्जा, जब कुल ऊर्जा की बात करेंगे तो कुल ऊर्जा नहीं बदलती है, वो संरक्षित रहती है। इसका मतलब इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यांत्रिक ऊर्जा। प्रक्षेप गति के दौरान किसी भी वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है, वो नहीं बदलती है। स्थिति बदल गई, गति बदल गई, लेकिन टोटल वैल्यू जो आएगी वो सेम आएगी। बात समझ में आ रही है। जैसे मान लो कि प्रक्षेप गति कोई वस्तु कर रही है, तो मान लो कि स्थितिज ऊर्जा 10 है और गतिज ऊर्जा 15 है, तो किसी कारणवश मान लो कि स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई, 10 से 15 हो गई, तो गतिज ऊर्जा 15 से 10 हो जाएगी। दोनों वैल्यू घटती बढ़ती रहेंगी, लेकिन टोटल वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसी विमान से पृथ्वी पर स्थित लक्ष्य को भेदने के लिए बम तब गिराना चाहिए जब वह, बम फेंकने की भी कला होती है, ऐसा नहीं कि बस है ना कहीं भी फेंक दो उठा के। यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, आप देख रहे हैं, बहुत ही मामला गंभीर चल रहा है। अभी कुछ माहौल शांत लग रहा है, लेकिन इतनी आसानी से सारी चीज़ें
सॉल्व नहीं होने वाली है, बहुत ही क्रिटिकल माहौल है। तो कहने का मतलब यह है कि विमान से जब बम को गिराना है आपको, मान लो नीचे कोई घर है, कोई भी स्थान है, वहाँ पर बम गिराना है और ऊपर विमान उड़ रहा है, तो विमान से उस जगह पर बम गिराने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? ऑप्शन आपका ए है, लक्ष्य के ठीक ऊपर हो। ये वस्तु है, इस पर बम गिराना है, विमान आपका ऊपर है। अब विमान रुका नहीं, वो उड़ रहा है। अब उड़ते हुए विमान से आपको इस लक्ष्य पर गिराना है, तो जब आप इसके ऊपर पहुंचोगे और वहां से जब बम गिराओगे, तो जो बम गिरेगा वो नीचे आते आते उसका जो डायरेक्शन है धीरे धीरे बदलता है, प्रक्षेप गति करता है। मैंने आपको बताया था। तो प्रक्षेप गति करेगा तो पता ये चलेगा कि आप जब उसके ठीक ऊपर रहोगे, तो रीजन ये बनेगा कि जब आप उस पर बम गिराओगे तो बम वहां तक गिरते गिरते क्या होगा? पीछे चला जाएगा, नहीं गिरेगा उस पर। दूसरा ऑप्शन क्या है? लक्ष्य से पीछे हो। हाँ, ये हो सकता है। आप बम यहां से गिराओगे, जब यहां से बम गिराओगे तो बम गिरते गिरते क्या होगा? विमान एक तो चल रहा था, तो जब बम गिरेगा तो रीजन ये आएगा कि बम गिरते गिरते उस स्थान पर आकर गिर जाएगा। तो बात समझो कि अगर आपको उड़ते हुए विमान से किसी भी लक्ष्य को भेजना है, वहां पर बम गिराना है, तो आपको उस लक्ष्य से पीछे, जब विमान उस लक्ष्य से पीछे रहेगा तभी बम गिरा देना है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बात आई समझ में? चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर त्वरण का मान होता है। अब एक बात मैंने आपको बताया था, जब मैं उड्डयन काल, महत्तम ऊंचाई और परास का फार्मूला निकाल रहा था, तो मैंने बताया था कि जब महत्तम ऊंचाई पर कोई वस्तु जाती है तो उसका अंतिम वेग 0 हो जाता है। अंतिम वेग कौन सा होता है ये भी मैंने आपको बताया था। वेग के 2 घटक होते हैं, एक क्षैतिज घटक, एक ऊर्ध्व घटक। जो ऊर्ध्व घटक होता है, ऊपर वाला वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है वो 0 होता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूरी गति के दौरान क्षैतिज घटक में कोई परिवर्तन नहीं आता है, जो क्षैतिज घटक होता है वही रहता है। तो कौन बदलता है? ऊर्ध्व घटक बदलता है। ऊर्ध्व घटक 0 हो जाता है अंतिम बिंदु पर। लेकिन यहां पर वेग की बात नहीं कर रहा है, यहां त्वरण की बात कर रहा है। तो अंतिम बिंदु पर, ऊंचाई के उच्चतम बिंदु पर त्वरण का मान क्या होता है? भाई सीधी सी बात है, 0 तो हो नहीं सकता और बहुत ज्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि वस्तु ऊपर जा रही है तो जी का मान तो घटना शुरू कर जाएगा। और न्यूनतम हो नहीं सकता, क्योंकि न्यूनतम के लिए कोई कंडीशन है नहीं ऐसी। किसके बराबर होगा? वस्तु ऊपर जा रही है तो त्वरण जो होगा वो गुरुत्वीय त्वरण में बदल जाएगा। किस में बदलेगा? गुरुत्वीय त्वरण में बदल जाएगा। और उच्चतम बिंदु पर, उच्चतम बिंदु मतलब कि बाउंड्री कंडीशन है, उसके ऊपर जो गए तो जी का मान घटना शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि उच्चतम बिंदु पर जो त्वरण का मान होता है यानी गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आई बात समझ में? चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 4 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। सारा का सारा क्वेश्चन जो था वो कॉन्सेप्ट बेस्ड पे था। आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है, आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है, तो पेन चलाने की जरूरत नहीं यार। क्वेश्चन पढ़ा, सोचा, आंसर। अभी तक मैंने कोई भी सोल्यूशन नहीं दिया, कोई भी न्यूमेरिकली हमने सॉल्व नहीं किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि प्रक्षेप गति में उच्चतम बिंदु पर वेग है। अभी मैंने आपको बताया कि उच्चतम बिंदु पर कौन सा वेग 0 होता है? ऊर्ध्व घटक 0 होता है, वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि u के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है ux और एक होता है uy, 2 होते हैं। जब उच्चतम बिंदु पर वस्तु पहुंचती है तो uy यानी ये वेग 0 हो जाता है, बचता है ux, और ux की वैल्यू मैंने आपको बताया था u cos थीटा होता है। तो उच्चतम बिंदु पर जो वेग होगा वो क्या होगा? u cos थीटा होगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक प्रक्षेप का प्रारंभिक वेग v इक्वल टू 3i प्लस 4j मीटर पर सेकंड है, तब महत्तम ऊंचाई पर इसका वेग
होगा। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है 3 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी है 4 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी है 5 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी है 0। अब देखिए क्या है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि एक प्रक्षेप का प्रारंभिक वेग इतना है, तो आपसे पूछ रहा है कि महत्तम ऊंचाई यानी अंतिम बिंदु पर उसका वेग क्या होगा। अब इसमें क्या होता है कि बच्चे जल्दबाजी में गलती कर देते हैं और आंसर दे देते हैं 0, क्योंकि वो पढ़े रहते हैं कि उच्चतम बिंदु पर तो अंतिम वेग 0 होता है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। अभी मैंने आपको बताया कि उच्चतम बिंदु पर वेग का ऊर्ध्व घटक 0 होता है, क्षैतिज नहीं 0 होता। तो आपसे कुल वेग पूछ रहा है, तो कंडीशन ये बनेगी, देखो आई और जे दिया है, आई और जे जो है वो एकांक लंब कोणीय एकांक वेक्टर है। क्या है? लंब कोणीय एकांक सदिश हैं। ये मैं आपको वेक्टर विश्लेषण यानी सदिश विश्लेषण वाला जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको इतना समझना है कि आई जो है, जे जो है, ये कंडीशन कुछ ऐसी है, ये एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है ना। तो जो एक्स आई जो होता है वो एक्स अक्ष में होता है, जे जो होता है वाई अक्ष में होता है, और एक के भी आता है वो जेड अक्ष में होता है। ये कंडीशन होती है। तो कह रहा है कि एक्स अक्ष में 3 मीटर पर सेकंड, वाई अक्ष में 4 मीटर पर सेकंड। भाई आई किसको बताएगा? एक्स को। जे किसको बताएगा? वाई को। तो एक्स में 3 है, वाई में कितना है? 4 है। आपको टोटल बताना है। जब टोटल वेलोसिटी यानी टोटल वेग की बात करेंगे तो लगा देंगे अंडर रूट और कह देंगे कि एक्स वाले का स्क्वायर प्लस वाई वाले का स्क्वायर। ठीक है, कंडीशन ये होती है। अब मैंने आपको अभी सदिश विश्लेषण नहीं पढ़ाया है तो अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, लेकिन होता ये है, फार्मूला हम लोग ये लगाते हैं, कुल परिणामी के लिए फार्मूला ये लगाते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये लगाते हैं हम। यहाँ पर x और y जो हैं इसके बीच का एंगल जो है 90 डिग्री है, तो थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये खत्म हो जाएगा। और a की जगह पर हम रख देते हैं vx को, a की जगह पर हम vx को रख देते हैं, b की जगह पर हम vy को रख देते हैं और r की जगह पर हम v को रख देते हैं। तो यही फार्मूला निकल के आ गया। ठीक है, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सदिश विश्लेषण में सारी चीज़ें समझाऊंगा। ठीक है, तो bx की वैल्यू कितनी है? 3 है, रख दो भाई 3 का स्क्वायर प्लस vy की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 9 25, अंडर रूट 25 का मतलब क्या? 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल जाए, जिस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हैं, कमेंट के माध्यम से अपना आंसर आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि कोई खिलाड़ी क्रिकेट वाला है, कोई क्रिकेट खिलाड़ी किसी गेंद को पृथ्वी पर अधिकतम 100 मीटर क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है, वह खिलाड़ी उसी गेंद को पृथ्वी से ऊपर किस अधिकतम ऊंचाई तक फेंक सकता है। ऑप्शन है आपके 100 मीटर, ऑप्शन बी है 50 मीटर, ऑप्शन सी है 25 मीटर, ऑप्शन डी है 15 मीटर। अच्छा, इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और बताऊंगा जो
थोड़ी आपकी हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अधिकतम परास के लिए किसी कण का प्रक्षेपण कोण होना चाहिए। ऑप्शन है 0 डिग्री, ऑप्शन बी है 90 डिग्री, ऑप्शन सी है 60 डिग्री, ऑप्शन डी है 45 डिग्री और एक ऑप्शन और इसमें दिया है 30 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करके दिखाता हूं। यानी हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे, उसके बाद 7 को सॉल्व करेंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि अधिकतम परास के लिए किसी कण का प्रक्षेपण कोण होना चाहिए। मतलब अधिकतम परास हमें प्राप्त हो, इसके लिए हम जब किसी वस्तु को फेंकें तो वो अधिकतम कितने कोण पर फेंक सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि परास का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, u² sin 2 थीटा अपॉन में g। ये सब फार्मूले मैं आपको बता चुका हूँ। ये परास होता है, चलो ऊंचाई भी लिख देता हूँ। ये होता है u² sin² थीटा बटे में 2g। चलो मैं उड्डयन काल भी लिख देता हूँ, तीनों फार्मूले लिख देता हूँ। उड्डयन काल क्या होता है, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g, यही होता है 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g। ये तीनों फार्मूले होते हैं, ये उड्डयन काल, ये महत्तम ऊंचाई और ये परास। किसकी बात कर रहा है, परास की बात कर रहा है। परास अधिकतम हो, आर की वैल्यू अधिकतम कब आएगी, जब साइन की वैल्यू अधिकतम हो, और साइन की अधिकतम वैल्यू 1 होती है, ये आप जानते हैं। मतलब यह है कि जब साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या आए, 1 आए। भाई साइन की अधिकतम वैल्यू 1 होती है, हम जानते हैं। तो साइन की वैल्यू अधिकतम 1 होगी तभी तो आर का मान अधिकतम आएगा। इसका मतलब कि साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए। अब साइन कितने अंश पर 1 होता है, तो भैया साइन 90 अंश पर 1 होता है, तो आप इसको ऐसा लिख दोगे। फिर साइन से साइन हट जाएगा तो आपका आ जाएगा 2 थीटा इक्वल टू कितना 90 और थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये बात कहीं टैटू करवा लो, कहीं लिखवा लो कि अधिकतम परास के लिए प्रक्षेपण कोण 45 डिग्री होना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बात आई समझ में। अब समझो कि अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री यहाँ पर रख दिया तो 45 का 2 में गुणा होगा 90 आएगा और साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी कि यहाँ से जो आपका परास आएगा यानी आर मैक्सिमम यानी अधिकतम परास जो आएगा वो आएगा u² बटे में g। यही तो होगा भाई। जब साइन की वैल्यू अधिकतम हो जाएगी तो आर की वैल्यू भी अधिकतम होगी और साइन की वैल्यू 1 रख दिया तो आर मैक्स बराबर u² बटे g हो जाएगा। यानी ये आपका अधिकतम परास का कॉन्सेप्ट मिल गया, फार्मूला मिल गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 तो आपने समझ लिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। कह रहा है कि कोई क्रिकेट खिलाड़ी किसी गेंद को पृथ्वी पर अधिकतम 100 मीटर क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है। अधिकतम दूरी कौन सी, क्षैतिज दूरी। हमने आपको बताया था कि परास भी क्या होती है, क्षैतिज दूरी होती है भाई मेरे। तो आपको क्वेश्चन में दिया है अधिकतम परास कितना, 100 मीटर दिया है। ठीक है ना। आगे कह रहा है कि वह खिलाड़ी उसी गेंद को, यहां पर को छूट गया तो भूलने का निशान लगा दो, को लिख दो, को पृथ्वी से ऊपर किस अधिकतम ऊंचाई तक फेंक सकता है। आपसे एच मैक्सिमम पूछ रहा है। अभी मैंने उड्डयन काल, महत्तम ऊंचाई और परास का फार्मूला लिखा था। अधिकतम ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है, महत्तम ऊंचाई का u² sin² थीटा बटे में 2g, यही होता है। अब आप मुझे बताओ कि h का मान यानी अधिकतम ऊंचाई का मान अधिकतम कब होगा, ऊंचाई का मान अधिकतम कब होगा, जब साइन का मान अधिकतम होगा। और आप जानते हो कि साइन थीटा का मान अधिकतम मान 1 होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू अगर हम यहां पर 1 रख दें तो हमको ऊंचाई जो है वो मैक्सिमम मिल जाएगी। h मैक्सिमम बराबर क्या आ जाएगा, u² बटे 2g। तो एक बात फिर से टैटू करवाना, एक टैटू तो मैंने यहां पर करवा दिया कि अधिकतम परास के लिए कोण कितना होना चाहिए,
45 डिग्री। एक टैटू और करो, अधिकतम ऊंचाई के लिए कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि साइन थीटा बराबर 1 है, तो साइन थीटा बराबर 1 तो साइन थीटा बराबर साइन 90। भाई थीटा का मान कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए, तभी तो साइन थीटा का मान 1 आएगा। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना आएगा? 90 डिग्री। तो क्षैतिज परास के लिए, अधिकतम परास के लिए कोण 45 होना चाहिए और अधिकतम ऊंचाई के लिए कोण 90 होना चाहिए। ये बात याद रखना। अब यहाँ पर आ जाओ, हमने सॉल्व कर लिया। एच मैक्सिमम की वैल्यू आ गई u²/2g। इसी को लिखने का प्रयास करो। एच मैक्सिमम बराबर u²/g की वैल्यू क्या है? r है, तो ये हो जाएगा r मैक्सिमम बटे में 2। तो महत्तम ऊंचाई और परास के बीच में संबंध होता है, महत्तम ऊंचाई बराबर परास बटे 2, यानी परास का आधा कर दोगे तो आपको महत्तम ऊंचाई मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखो u²/g के साथ में 2 है, तो हम u²/g की जगह पर अगर r मैक्सिमम रख दें तो r मैक्सिमम बटे 2 हो जाएगा, और r मैक्सिमम की वैल्यू 100 दी गई है, तो 100 बटे 2 हो गया, काट दोगे 50 आ जाएगा, यानी 50 मीटर अधिकतम ऊंचाई होगी। कब? जब अधिकतम परास 100 मीटर होगा। आपका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। मैंने थोड़ा टाइम लिया आपको समझाने के लिए, और ज़रूरी है, जब तक हमें चीज़ें समझ में नहीं आएंगी हम उनका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि एक प्रक्षेप को क्षैतिज परास उसकी अधिकतम प्राप्त ऊंचाई का 4 गुना प्राप्त होता है, 4 गुना है। क्षैतिज से इसका प्रक्षेप कोण होगा। ऑप्शन ए है 30 डिग्री, ऑप्शन बी है 60 डिग्री, ऑप्शन सी है 45 डिग्री एंड ऑप्शन डी है 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है, तब कुल समय होगा। ऑप्शन ए 1.1 सेकेंड, ऑप्शन बी 2 सेकेंड, ऑप्शन सी 3 सेकेंड एंड ऑप्शन डी 5 सेकेंड। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को भी लिख दिया है, और आज की इस क्लास में हम लोग कुल 10 क्वेश्चन करने वाले थे। तो 2 क्वेश्चन और हैं, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि एक प्रक्षेप को क्षैतिज परास उसकी अधिकतम प्राप्त ऊंचाई का 4 गुना है। ठीक है, तो एक प्रक्षेप की क्षैतिज परास उसकी अधिकतम प्राप्त ऊंचाई की 4 गुनी है। तो जो परास है r, वो ऊंचाई का कितना है? 4 गुना है। ठीक है, कह रहा है कि क्षैतिज से इसका प्रक्षेप कोण बताओ, यानी थीटा बताना है।
तो अभी मैंने कुछ देर पहले आपके सामने फार्मूला लिखा था, आर बराबर, अधिकतम की बात कर रहा है, अधिकतम की बात, तो आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे में जी, और एच बराबर क्या था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2g। यही दोनों फार्मूले थे, इन दोनों को मिक्सअप करेंगे, हमारा काम चल जाएगा। देखो r की जगह पर आप 4s रख दो, क्या कर सकते हो, r की जगह पर आप 4s रख सकते हो, बहुत ही आराम से रख सकते हो। तो देखो r की जगह पर अगर हम 4s रख दे तो यहाँ 4h हो गया, 4h इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे में जी। हमने क्या किया, हमने r की जगह पर 4h रख दिया, ठीक है। अब आ जाओ, h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू ये होती है, रख दो यहाँ से, तो 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे में कितना 2g इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता भाई मेरे, अपान में जी। इस जी से ये जी कट जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, इस स्क्वायर से ये साइन थीटा कट जाएगा, बचा क्या है, इस 2 से ये 4 भी कट जाएगा, 2 आ जाएगा, तो बचा क्या, इधर तो 2 बचा, साइन थीटा बचा, इसको हटा देता हूं। देखो इधर बचा है 2 साइन थीटा, है ना। अच्छा कमाल हो गया, इस 2 से ये 2 भी कट जाएगा, तो इधर केवल साइन थीटा बचेगा और इधर केवल कॉस थीटा बचेगा। एक काम करते हैं, कॉस थीटा को इधर लाएंगे तो साइन थीटा अपॉन कितना हो गया, कॉस थीटा इक्वल टू इधर बचेगा 1। क्या किया, दोनों तरफ कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, टेन, टेन थीटा इक्वल टू 1। अब टेन कितने अंश पर 1 होता है, 45 डिग्री पर होता है, तो आपका आंसर आ गया सी। सी आपका आंसर हो जाएगा कितना, 45 डिग्री। बात आई समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया। और वैसे भी मैंने आपको बताया था, जहाँ भी अधिकतम पराज की बात है वहाँ कोण 45 डिग्री हो ही जाता है, तो इतना भी करने की आपको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये हो गया सोल्यूशन। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो ऐसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक वस्तु को 10 मीटर पर सेकंड के वेग से 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है, तो वेग दिया है 10 मीटर, थीटा दिया है आपका 45 डिग्री। आपसे पूछ रहा है कुल समय, कुल समय मतलब उड्डयन काल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, उड्डयन काल। तो टी बराबर क्या होता है, 2u साइन थीटा बटे में क्या, जी। यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, जी की वैल्यू आपको 10 लेनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ले लेते हैं 2u की वैल्यू 10 साइन 45 डिग्री अपॉन 10, है ना, 10 से 10 कट जाएगा, और ये आ गया 2 साइन 45 का मान होता है 1/√2। थोड़ा सा इसको सॉल्व करोगे तो आंसर फाइनल मिलेगा √2 सेकेंड। √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो ये आ जाएगा आपका 1.414 सेकेंड, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको प्रक्षेप गति के कुछ बेसिक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम से पूछे गए थे उनको मैंने आपको सॉल्व कराया। ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन केवल आएंगे या यही आएंगे या इतना ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। मेरा तरीका यह है कि मैं हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट पहले बताता हूं, उसके बाद मैं उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल्स आपको कराता हूं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको रोज़ ऐसी क्लासेस मिलती रहें। मिलते अगली क्लास में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।